वो तकरीबन 10 मिनट में वापस आया तो वो रोटियां बना रही थी। वो फ्रेश हो चुका था, कपड़े बदल चुके थे जबकि बाल बिखरे हुए गीले थे। मैं तुम्हें जाने से पहले कह कर गया था कि ये इतनी बड़ी चादर उतार दो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। वो उसे अभी तक चादर में लिपटे देखकर बोला, मैं इसमें अच्छा महसूस करती हूँ। उसने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। अभी तक वो आज सुबह वाली हरकत नहीं भूली थी और ना ही वो 4 दिन पहले वाले वाक़ये को भूली थी। उस दिन वो नशे में था और उसने काफ़ी गिरी हुई हरकत की थी, लेकिन ना तो उस हरकत की वजह से वो उससे शर्मिंदा हुआ था और ना ही उसने माज़रत की थी, बल्कि वो तो कह रहा था कि वो इस तरह के सारे हक़ महफूज़ रखता है। माना उसकी बात सही थी, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ इस तरह से नहीं चाहती थी। लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं करता तुम्हें इस तंबू में लिपटे देखकर। घर के अंदर कम से कम नॉर्मल इंसानों की तरह रहा करो। इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने खड़े होकर काम कर रही हो और ऊपर से ये इतनी बड़ी चादर लपेटी है। जाओ इसे बदल कर आओ। वो उसे देखते हुए बोला, जबकि गर्मी का एहसास यहाँ आने के बाद उसे तो हुआ ही नहीं था। वो कैसे कह रहा था कि यहाँ गर्मी है? मुझे तो गर्मी नहीं लग रही, यहाँ का मौसम तो काफ़ी खुशगवार है। उसने उसे उस टॉपिक से हटाना चाहा। लड़की, जितना कहा है ना उतना करो, फजूल में दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ। वो उसे पीछे हटाते बोला तो ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ा। उसका दुपट्टा ना तो छोटा था और ना ही बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी वो उसे किचन में आते हुए अच्छी खासी शर्मिंदगी हुई थी। वो इतने छोटे से दुपट्टे में उसके सामने कभी नहीं आना चाहती थी। हाँ, ये कुछ बेहतर है। उसे किचन के दरवाजे पर खड़े देखकर पुरसकून सा बोला, जबकि वो उसे दूसरी तरफ ही मुंह फेरे अपने काम में मसरूफ़ देखकर आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी बाकी रोटियां बनाने लगी, जबकि वो प्लेट में सालन निकालने लगा। वो आज उसको ज़रूरत से ज़्यादा मदद दे रहा था, वो भी हर काम में। खाना खाने के बाद वो चाय बनाकर बाहर ले आई, जहां वो सोफे पर बैठा टीवी पर खबरें देख रहा था। बैठ जाओ यहीं पर, अपना शो देख लेना, बस यही थोड़ी सी खबरें रहती हैं। उसने नज़र टीवी पर जमाए उससे कहा, जबकि वो उसके साथ ही सोफे पर थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गई। वो अपना शो मिस नहीं करना चाहती थी और आज तो सारा दिन बिल्कुल भी टीवी नहीं देख पाई थी, इसलिए उसने इनकार किए बिना बैठना ही बेहतर समझा। जबकि उसके बैठते ही उसकी खबरें ख़त्म हो चुकी थीं। वो रिमोट उसकी तरफ करते खुद चाय का कप उठाने लगा। उसने ज़रा सा हिचकिचाते हुए रिमोट थामकर चैनल बदल दिया। कौन से कार्टून देखती हो तुम? उसके पीछे अपना हाथ फैलाते वो टीवी की तरफ मुतवज्जो हुआ, जहाँ वो अपना शो लगा चुकी थी। ये बहुत मज़े के कार्टून है, आप भी देखा करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसने मुस्कुराते हुए उसे ऑफ़र की, जबकि उसने हाँ में सर हिलाते जैसे ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और मज़ीद फैलकर सोफे पर बैठ गया। स्टोरी क्या है? उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। उसके सवाल पर वो मज़ीद एक्साइटेड हुई। स्टोरी बहुत अच्छी है। प्रिंस अपनी प्रिंसेस से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो गलतफहमी का शिकार है। अब वो प्रिंस उसे यकीन दिलाने के लिए पहाड़ी का इकलौता फूल लेकर आएगा और फिर प्रिंस पर उसे यकीन आ जाएगा। वो बहुत पुरजोश से उसे बता रही थी, जबकि नज़रें टीवी पर थीं और ताशफैन की नज़रें उसके लबों पर। वो उससे भी ज़्यादा कहीं और उससे भी ज़्यादा और उससे भी कहीं ज़्यादा उसके कातिलाना तिल पर, जो उसके लबों पर कब्ज़ा जमाए हुए, उसके लबों पर उसका, जो न जाने क्यों उसे जलन में मुब्तला कर रहा था। वो बेतहाशा हसीन था, लेकिन उसका कसूर ये था कि वो बहुत गलत जगह पर था। प्रिंस बेचारा बहुत परेशान हालात से गुजर रहा है। आज उसे उस वादी में घूमते हुए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो फूल ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका। वो बहुत उदासी से बोल रही थी जब अचानक उसने अपना ऊपर वाला होंठ दांतों में दबाया और इस दफ़ा ताशफैन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो बेसाख्ता उसके लबों पर झुका था और उसका शिकार सिर्फ वो कातलाना तिल था जो उसके सब्र का इम्तहान ले रहा था। उसका हाथ उसके कंधे के गिर्द मजबूत होता, उसे अपने सीने में भींच चुका था। वो क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, ये सोच उसके दिमाग में भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने करीब किए अपनी उस ख्वाहिश को पूरा कर रहा था जो उस वक्त उसके लबों को देखकर उसके दिल में पैदा हुई, ये जाने बिना कि उसका ये जानलेवा लम्स किसी की जान ले रहा है। क्या है, कांप क्यों रही हो तुम? उसको इस तरह से लरजते पाकर वो उसके लबों को आज़ाद कर गया, लेकिन ना तो उसने अपना हिसार ख़त्म किया था और ना ही उसे खुद से दूर किया। मैंने तुम्हारा शो ख़राब कर दिया, तुम एंजॉय करो, मैं आता हूँ, वो उसके करीब से उठते बोला। जबकि वो साकिब से अपने साथ होने वाली इस अजीबोगरीब वाक़ये को सोच रही थी। उसके साथ हुआ क्या था वो समझ नहीं पाई, जबकि दूसरी तरफ से दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो अंदर चला गया। वो कितनी देर बंद दरवाजे को देखती रही। उसका ध्यान टीवी से हट चुका था। वो उसके इतना करीब था, इतने ज़्यादा करीब कि उसकी सांसों को खुद में महसूस कर रही थी। वो उसे इंतज़ार करने का कहता कमरे में आया तो उसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट थी। वो अलमारी की तरफ आया और अलमारी में मौजूद उसके लिए ख़रीदा हुआ गिफ्ट निकाला।
उसने एक वेलवेट की छोटी सी सुर्ख डब्बी में एक खूबसूरत सा लॉकेट निकाला जो उसने आज ही उसके लिए लिया था। उसका गला सूना था, उसने किसी तरह का जेवर नहीं पहना हुआ था, इसलिए उसने आज ये खरीदा था और अब वो उसे देने का इरादा भी रखता था। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए तोहफा खरीदा था जिसे देते हुए उसे अजीब भी लग रहा था, लेकिन जिसके लिए खरीदा था उसे देना तो था ही। पता नहीं उसे मेरी पसंद पसंद भी आएगी या नहीं, नहीं भी आएगी तो भी पहन लेगी। आखिर उसका शोर पहली दफ़ा उसे कुछ दे रहा है, बल्कि मैं खुद पहनाऊंगा ताकि वो उतार ना सके। वो उसका गिफ्ट लेकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला। उसकी नज़रें अब दरवाजे पर थीं जब दरवाज़ा एक दफ़ा फिर से खुला। वो जैसे होश में आई थी और अगले ही लम्हे वो सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी जब अचानक उसने उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ, शो ख़त्म हो गया तुम्हारा? वो उसका हाथ थामे बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। नहीं, मुझे नहीं देखना, उसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ, इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? प्रिंस को उसकी प्रिंसेस मिल गई क्या? वो उसका हाथ थामे उसे वापस ऊपर बिठा रहा था। मुझे नींद आ रही है, वो अपना हाथ छुड़वाते वहाँ से भागना चाहती थी। अरे क्या करोगी सोकर, हम दोनों बातें करते हैं ना। वो उसे सोफे पर बिठा चुका था जबकि साथ ही उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार भी बना चुका था। नहीं, मुझे सोना है, वो बड़ी मुश्किल से बोली। अच्छा बाबा, सो जाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़ी हुई वेलवेट की डब्बी खोलने लगा। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था और अपने हाथ में एक चेन निकालते उसने बिना इजाज़त उसका दुपट्टा गर्दन से अलग किया। ये आप इस तरह से क्यों बात कर रही हो? इस तरह से हकलाना बंद करो, मुझे सख्त नापसंद है तुम्हारा इस तरह से बात करना, उसने बेसाख्ता उसे टोका, जबकि अब तो वो बाकायदा कांपना शुरू हो चुकी थी। जब उसका लम्स गर्दन पर महसूस हुआ उसे, वो बेजान सी अकड़ कर उसके सामने बैठी हुई थी, जिसे उसकी इजाज़त मिलते ही जैसे उसकी इजाज़त मिलते ही वहाँ से भाग जाएगी। वो बेजान सी अकड़ कर उसके सामने बैठी थी। वो बेजान सी अकड़ कर उसके सामने बैठी थी जैसे उसकी इजाज़त मिलते ही भाग जाएगी, जबकि वो यूं ही बैठे बैठे उसे चेन पहनाने की कोशिश कर रहा था जो नाकाम होने पर उसने उसके कंधे को ज़रा सा अपने करीब करके खुद उसके कंधे से पीछे झुका था। लेकिन यहाँ उसके लिए एक और इम्तहान था, एक और कातलाना जानलेवा होंठ के दोगुना खूबसूरत तिल जो उसे अपनी तरफ बुरी तरह राग़िब कर गया। कहाँ कहाँ हुकूमत कर रहे हैं ये तिल मेरी मिल्कियत पर, वो बरहम हुआ और बिना उसकी परवाह किए उस पर लब रख चुका था। तनावुश एक बार फिर काम कर रह गई। मुझे इस शिराकतदारी से उलझन हो रही है, इससे कहो मेरे सामने ना आया करे। जबकि उसका वजूद बुरी तरह से लरस रहा था, फिर सोचने समझने की सलाहियत जैसे उसमें थी ही नहीं। लोगों का एक दुश्मन होता है, मेरे दो दो हैं और न जाने कितने दिनों से छुपा के रखे हैं। उसका चेहरा देखता वो उठा था। तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा सुबह बता देना, इस वक्त मेरे ख्याल में तुम अपने हवासों में नहीं हो। वो उसका नाजुक सा वजूद अपने बाजुओं में उठाता उसके कमरे में लेकर आया और यूं ही उसे उसके बेड पर लेटाते उस पर ब्लैंकेट ठीक करने लगा। मैं तुम्हें ज़्यादा दिन इस कमरे में नहीं रहने दूंगा, आदत डाल लो मेरी, आहिस्ता आहिस्ता। फिर तुम्हें दूसरे कमरे में उस हैसियत से रहना है जिस हैसियत से मैं तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ लेकर आया हूँ। ताशफैन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर नरमी से कहा और लाइट ऑफ करता कमरे से निकल गया। कमरे में आया तो उसका फ़ोन बज रहा था। फ़ोन पर मायरा की कॉल आते देख उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन अटेंड किया। तुमने उसे बता दिया? पहला सवाल यही आया था। वो बेवकूफ़ थोड़े ही है, अब तक इतना तो जान ही चुकी होगी। और वैसे भी वो पाकिस्तान से यहाँ मेरे लिए ही तो आई है। ओ बेवकूफ़ आदमी, बेशक वो पाकिस्तान से यहाँ तुम्हारे लिए ही आई है, लेकिन लड़कियाँ बहुत नाजुक दिल होती हैं, उन्हें बताना पड़ता है। हाँ तो बता दूंगा मैं उसे, और उसे खुद भी पता चल जाएगा। तुम सुनाओ, तुम्हारे दिल का क्या हाल है? कहीं मेरी बेवफाई के गम में मर तो नहीं गई? बस बहुत दुखी हूँ, अभी आधी मर चुकी हूँ, बाकी ऑडिशन मार डालेंगे। और जब मैं पहली दफ़ा मिली थी तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कुछ भी? वैसे तुमसे बहुत ज़्यादा छोटी नहीं। बस करो मायरा, और कितनी बातें करोगी उसको छोटी छोटी करके? तुमने बिल्कुल बच्ची बना दिया है उसे। तुम्हारे ये बच्ची बच्ची करने की वजह से मैं भी उसे बच्ची ही समझने लगा था। मुझे तो बहुत छोटी सी लगी थी, और अगर तुम मुझे पहली मुलाकात में बता देते तो मैं इतना कुछ नहीं सोचती। वैसे है तो बहुत मासूम सी, मुझे तो बहुत पसंद है। वो बहुत खुश दिली से बोल रही थी। हाँ मुझे भी। तुम अब जल्दी वापस आने की करो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, सुबह बात करूँगा। वो अलविदाई कलाम अदा करता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि वो भी कल ऑडिशन पर जाने वाली थी, इसलिए उसे भी सोने की जल्दी थी। ना तो उसे ठीक से रात को नींद आई थी और ना ही वो ठीक से सो पाई थी।
वो सारी रात उसी रात के बारे में सोचती रही। फजर की नमाज अदा करके वो बाहर आकर नाश्ता बनाने लगी। उसकी सोचें बहुत अजीब होती जा रही थी। ये शख्स बहुत अजीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने और उसके रिश्ते के बारे में क्या सोचता है। क्या ताशफैन ये रिश्ता निभाना चाहता था? क्या वो ये रिश्ता रखना चाहता था? अगर हाँ तो इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? अगर वो उसके साथ ये रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो जाता तो ताया अब्बू कितने खुश होते। उसका पहला ख्याल ताया अब्बू की तरफ गया। नाश्ता बनाकर बाहर निकली तो वो भी जाग चुका था। अरे आज तो तुम जल्दी जाग गई, नाश्ता भी बना लिया। वेरी गुड, चलो जल्दी से करो नाश्ता और कॉलेज जाने की तैयारी करो। और लॉकेट कहाँ है तुम्हारा? वो उसके करीब खड़ा बोल रहा था जब निगाहें उसकी गर्दन पर गईं जो खाली था। वो उतार दिया। वो अटक कर बोली, क्यों? किसकी इजाज़त से? क्या इसलिए पहनाया था कि उतार कर फेंक दो? वो बहुत गुस्से से उसे देखते बोला, वो मैं पहन कर आऊँ अभी इसी वक्त, और अगर ये आइंदा मैंने तुम्हारी गर्दन से गायब देखा तो तुम्हारी गर्दन ही गायब कर दूंगा मैं। मेरी किसी भी चीज़ को खुद से दूर करने की गलती भी मत करना मिसेस ताशफैन इब्राहिम, वरना बहुत पछताओगी। वो उसे गुस्से से देखते बोला तो वो सहम कर फ़ौरन कमरे में गई और वो लॉकेट जो उसने सुबह वज़ू करते हुए उतार कर वॉशरूम में ही रखा था जल्दी से पहनने लगी। न जाने क्यों उसकी निगाहों से उसे खौफ आने लगा था, जबकि रात की इंतहाई गुर्बत की वजह से उसका दिल अब भी सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। तनाव उस लॉकेट पहनकर वापस बाहर आई तो अब तक वो वहीं खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे बाहर आते देख उसने एक तफसीली नज़र उस पर डाली और फिर उसके करीब आते दुपट्टा साइड पर हटाकर उसके पीछे खड़ा हुआ और उसके लॉकेट के हुक को काफ़ी ज़ोर से बंद करने लगा ताकि वो उसे आसानी से खोल ना सके। आज के बाद अगर तुम्हारी ये गर्दन से हटा या मैंने इसे गायब देखा तो याद रखना, तुम्हारी ये नाजुक गर्दन तुम्हारे वजूद का हिस्सा नहीं रहेगी फिर। उसका धमकी देता अंदाज उसे मज़ीद परेशान कर रहा था। सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी, उसने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। बस बेबी गर्ल, तुम्हें ध्यान रखना भी चाहिए। वो क्या कहते हैं, शोहर का हुक्म पत्थर पर लकीर होता है, तो तुम्हारे लिए मेरा हुक्म पत्थर पर लकीर ही होना चाहिए। अगर तुमने मेरी हुक्म अधूरी की तो आखिरत में तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा ही। मैं दुनिया में भी तुम्हारी सांसें तंग कर दूंगा। उसने ज़रा सा खींचकर लॉकेट की मजबूती चेक की थी, जबकि इससे पहले कि वो दुपट्टा दोबारा उसकी गर्दन पर ठीक करता, नज़र एक बार फिर उसके दिल से उलझी। इतना गरूर है इसे तुम्हारे जिस्म पर होने का। ये मेरी मिल्कियत पर जगमगाता मुझे जहर लगता है। छुपाओ इसे, ये ना हो कि मेरे हाथों से कत्ल हो जाए। वो अपनी उंगली से उसके तिल को रगड़ते हुए बोला तो उसके जिस्म में सनसनाहट होने लगी, जबकि इससे पहले कि वो झुककर कोई बेबाक हरकत करता वो दुपट्टा सेट करती किचन की तरफ भाग गई। मैं नाश्ता लगाती हूँ, हम लेट हो जाएंगे। उसने तेज़ सांसों से बस इतने ही लफ्ज़ अदा किए, जबकि ताशफैन के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। वैसे कॉलेज में तुम मुझे मिस करती हो? वो नाश्ता कर रहे थे जब अचानक उसने सवाल किया तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। अब इसे क्या दौरा पड़ा था वो समझ नहीं पा रही थी। वो परसों से ही अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। देखें, आप ये सब क्यों कह रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन जो पूछ रहा हूँ तुम मुझे उसका जवाब दो ना। वैसे तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती और जब मैं सवाल करता हूँ तो फजूल के अल्फाज ज़ाया करने लग जाती हो। पूछ रहा हूँ, क्या जब मैं घर पर नहीं होता या जब तुम कॉलेज में होती हो तब मुझे मिस करती हो या नहीं? वो उसकी बात काटते बोला। नज़र उसके हसीन चेहरे पर थी, शायद वो हाँ कहेगी। हम लेट हो रहे हैं, आप जल्दी से नाश्ता कर लें। देखें 9 बजने वाले हैं। उसने उसका ध्यान घड़ी की तरफ दिलाने की कोशिश की। हाँ तो क्या पहली बार बजने वाले हैं 9? कल भी बजे थे, परसों भी, बल्कि उससे भी। बल्कि जब से घड़ी बनी है तब से 9 बजते आ रहे हैं। तुम फजूल बातें छोड़कर मेरी बात का जवाब भी दे सकती हो ना। वो उसको अपनी बात का जवाब देने की बजाय फजूल बातें करने पर चिढ़ने लगा था। जी मैं क्या बोल, अगर मेरे बारे में बात कर सकती हो तो करो, वरना बेहतर है कि तुम अपने अल्फाज ज़ाया मत करो। वो भी गिन गिन कर निकालती हो जो गले से। जल्दी नाश्ता करो, लेट हो रहे हैं। वो बदमज़ा होते हुए उठा था। उसने ठीक से नाश्ता नहीं किया, जिसके बारे में सोचकर उसे अफसोस हो रहा था। जब तक वो नाश्ता कर रही थी तब तक वो तैयार हो चुका था। आराम से नाश्ता करके उठो तुम। उसे कमरे से बाहर निकलते देख वो फौरन उठने लगी जब उसने सख्ती से कहा, हो गया मेरा। वो मिनमिनाई, क्या कहा, फिर से कहना। वो उसके कान के करीब बोला था तो वो नफ़ी में सर हिलाते वापस बैठ गई। खा रही हूँ, उसे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि हाँ में सर हिलाता वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। जबकि वो देख रहा था कि उसने ना चाहते हुए भी जो खाना बचा था प्लेट में उसे खाना पड़ रहा था। ये कपड़े क्यों पहन रही हो? जो मैंने दिलाए थे वो पहनो ना। वो बेड पर उसके कपड़े देखकर कहने लगा, जो अभी तक वही कपड़े इस्तेमाल कर रही थी जो वो पाकिस्तान से लेकर आई थी। जबकि उसे अपने कमरे में देखकर वो एक लम्हे के लिए तो हैरान रह गई थी। वो पहली दफ़ा तो नहीं आया था, लेकिन उसके होशो हवास में पहली दफ़ा ही आया था। वो जो कपड़े आपने दिलाए थे
वो काफ़ी काम वाले हैं, तो ऐसे कपड़े कॉलेज में नहीं पहन कर जा सकती। और वैसे भी तो कॉलेज में मैंने ऊपर अबाया पहना होता है, जो मैं उतारती ही नहीं सारा दिन, किसी को पता ही नहीं चलता कि नीचे मैंने क्या पहना हुआ है। अबाए के अंदर कुछ भी चल जाता है, लेकिन भारी कपड़े पहन कर नहीं जा सकती, अच्छा महसूस नहीं होता और फिर गर्मी भी लगती है। उसने गर्दन झुकाकर आहिस्ता से उसे जवाब दिया, जबकि उसकी बात समझकर वो हाँ में सर हिला गया। आज जब मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। हम तुम्हारे लिए हल्के कपड़े लेंगे मौसम की मुनासबत से, जो तुम आसानी से पहनकर कहीं भी आ जा सकोगी। और फिर घर में तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती ना, तो जो कपड़े मैंने तुम्हें दिलाए हैं वो घर में पहना करो। आज के बाद तुम्हें मैं इन कपड़ों में ना देखूं, बल्कि फेंक दो इन सबको, ज़रूरत नहीं है ये पहनने की सब। वो हुक्म दे रहा था, जबकि उसका ये हुक्म उसे पसंद नहीं आया। इतने खूबसूरत तो हैं मेरे कपड़े, क्या खराबी है इनमें? सब नए हैं, ताई अम्मी ने बनवा कर दिए थे यहाँ आने से पहले। वो उसे देखकर बताने लगी। वो अपने बिल्कुल नए कपड़ों को फेंक तो नहीं सकती थी। मैंने क्या पूछा तुमसे कि नए हैं या पुराने? जो कहा है उतना करो, और हर बात पर अपने रिश्तेदारों को ना याद करने लग जाया करो। वो हुक्म देता बाहर निकल गया, जबकि वो भी उसके पीछे ही आई थी, क्योंकि अब वो सच में लेट हो रहे थे। बाइक आकर कॉलेज के गेट के बाहर रुकी। जब वो उसकी बाइक से उतरने लगी, उसने अचानक उसका हाथ थाम लिया। मैं पूरे 1 बजे आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, और हाँ, मुझे मिस करना। तुम वैसे भी सारा दिन करती क्या हो? यहाँ रहकर अच्छा ही है ना, तुम्हें एक काम देकर जा रहा हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोल रहा था, जबकि वो अब भी हैरानगी से उसे देख रही थी। वैसे कॉलेज में तुम्हें किसी ने तंग तो नहीं किया ना, या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया हो? बाइक आकर कॉलेज के गेट से बाहर रुकी। जब वो उसकी बाइक से उतरने लगी, उसने अचानक उसका हाथ थाम लिया। मैं पूरे 1 बजे आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, और हाँ, मुझे मिस करना। वैसे भी सारा दिन करती क्या हो? यहाँ रहकर अच्छा ही है ना, तुम्हें एक काम भी देकर जा रहा हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोल रहा था, जबकि वो अब भी हैरानी से उसे देख रही थी। वैसे कॉलेज में तुम्हें किसी ने तंग तो नहीं किया, या ऐसा वैसा कुछ बोला तो नहीं? देखो, कुछ भी हो तुम मुझे ज़रूर बताना, बल्कि तुम मुझे अपनी सारी रूटीन बताया करो। और आज मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फ़ोन भी ले आऊँगा, ताकि तुम मुझसे दिन में भी राब्ते में रह सको। वो खड़े खड़े उसे खुशखबरी दे चुका था, जबकि फ़ोन का सुनकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। क्या सच में आप मुझे फ़ोन लेकर देंगे? शुक्र है, मैं ताया अब्बू से बात तो कर सकूंगी। वो खुश हो गई थी। पिछले 1.5 माह में उसने उतना खुश उसको कभी नहीं देखा था। ये फ़ोन मैं तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत के लिए दे रहा हूँ, ताकि कॉलेज में अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे राब्ता कर सको, अपने रिश्तेदारों से गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। और कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे सामने उन लोगों का जिक्र मत किया करो, समझ नहीं आता तुम्हें? वो अचानक ही उसे आंखें दिखाते डांटने लगा। मैं सिर्फ ताया अब्बू से बात करूंगी, वो मिनमिनाई थी। मेरा इरादा ना ही बदलो तो तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। वो अब भी उसे देखते ज़रा सख्त लहजे में गोया हुआ, मतलब साफ था कि वो इरादा बदल भी सकता था, यानी फ़ोन वाली बात यहीं ख़त्म हो सकती थी। नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत है, आप मुझे लेकर दें, उसने जल्दी से कहा था। कहीं वो सचमुच में अपना इरादा न बदल ले। और वैसे भी कौन सा सारा दिन वो घर में होता था? वो अपने ताया से खुलकर बात कर सकती थी उसकी गैर मौजूदगी में। जब तुम कुछ प्लानिंग करती हो ना, तो नज़र झुका कर किया करो, क्योंकि तुम्हारी ये जो 2 आंखें हैं ना, साफ साफ बता देती हैं कि ऊपर वाले हिस्से में चल क्या रहा है। अब जाओ, लेट हो रही हो तुम। वो घूर कर बोला तो वो हाँ में सर हिलाती अंदर जाने लगी, जब अचानक उसने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो लम्हे में उसके सीने से जा लगी थी। हैव अ गुड डे, गुड बाय। वो उसके अल्फाज बोलने पर पाबंदी लगाए, उसे खुद पर झुकाए पूछ रहा था। वो बोलने ही वाली थी। वो अपने धड़कते दिल को काबू करते बोली, बोलने के लिए कोई नहीं कह रहा यहाँ पर, गुड बाय करने का एक तरीका है। वो बेहद नरमी से उसके तिल पर अपने लब रखते उसे अंदर तक हिला गया, जिस्म में लर्जिश पैदा हुई। वो पीछे हटते हुए आगे पीछे देखने लगी, जबकि उसके बौखलाई हुए अंदाज पर ताशफैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। डोंट वरी बेबी गर्ल, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो ये नोट कर रहा हो कि तुम किसी को गुड बाय कर रही हो। चलो अब जाओ, वरना खड़े खड़े बेहोश हो जाओगी। वो बाइक को किक मारते हुए बोला तो अगले ही लम्हे वहाँ से वो गायब हुई थी।